स्टार्ट है? ठीक है, स्टार्ट करें। तो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। क्या स्टार्ट करेंगे? सेमीकंडक्टर, क्योंकि सी हमने कैपिटल बनाया है ये बताने के लिए कि कंडक्टर हमने एक अलग से वर्ड लिखा है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर विच इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब which are controlled and based and control flow of electron through it is called an electronic device. Any device which whose action is based on the control flow of electron. यहाँ पे flow of electrons है, यहाँ पर flow of electrons है, उन डिवाइस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। So the branch of physics that deal with the study of these electronic devices called electronics, जो इन डिवाइसेस को डील करे या उस पर हम लोग जो स्टडीज करते हैं, उस ब्रांच की फिजिक्स को, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाई जाएगी, बिल्ड की जाएगी, वो किस बेस पे बिल्ड की जाएगी? फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस पर। किस बेस पर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस पर। करेक्ट है? करेक्ट है। जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बेसिकली दो टाइप पे हमने यहां पे डिवाइड किया है, एक है वैक्यूम ट्यूब और एक है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब, अगर आपको पहले के टीवी आपने देखे होंगे, बॉक्स टाइप के टीवी होते थे, वे वैक्यूम होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए जाते थे वो वैक्यूम में फ्लो कराए जाते थे, थर्मल हीट, थर्मल देकर या हीट एनर्जी देकर। अब तो बदल गया है, अब तो जो डिवाइसेस आ रही हैं वो सॉलिड बेस डिवाइसेस आ रही हैं, ठीक है ना, कार्बन बेस या सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन बेस। लेकिन जब पहले था डिवाइसेस बहुत, यानी कि एक छोटा सा काम कराने के लिए बड़े बड़े डिवाइस यूज होते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। किस पर था? जाइए, हाँ जाइए, कल चेक करेंगे। अगर आपको जो टीवी आपने देखे होंगे पुराने, उसका ट्यूब देखा है आपने? कैसा होता था ट्यूब? कुछ इस तरीके से देखो, पीछे पूरा बॉक्स होता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये किस बेस पर थी? वैक्यूम बेस पर थी, ठीक है। तो दीज इंक्लूड वैक्यूम डायोड, ट्रायोड एंड पेंटोड। इसके जो, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया जाता था, जैसे ये देखो, इधर जो टू पिन है, मतलब डायोड, दो पॉइंट से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे। ट्रायोड, पेंटोड, 5 पिन्स के डिवाइसेस होती थी, जिससे क्रिएट किया जाता था पोटेंशियल डिफरेंस, और जिससे इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता था इन वैक्यूम, ठीक है। तो खैर इस पर हमें ज्यादा स्टडी नहीं है, हमें स्टडीज करनी है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इन सच डिवाइसेस द चार्ज कैरियर फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस पर हमें स्टडी करनी है। वैक्यूम ट्यूब का दिया हुआ है कि किस तरीके से काम होता है, जो मैंने अभी बताया कि वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम ए हीटेड कैथोड एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द वोल्टेज between its different electrodes. A vacuum is necessary in the electrode, inter-electrode region, so that electron may not lose their energy colliding with air molecules in their path. वैक्यूम रखा जाता था कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में
अगर एयर है या कुछ और मीडियम, तो वो अपनी एनर्जी लूज ना करे, ठीक है ना। As the electron can flow only in one direction from cathode to anode, नेगेटिव से पॉजिटिव में ही फ्लो करेंगे। सो वैक्यूम ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज वैक्यूम वॉल्व, क्योंकि वन डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था वो वन डायरेक्शन होता था कैथोड टू एनोड। बल्कि अच्छा डिसएडवांटेज क्या, बल्कि तो ये बहुत बल्कि थे, ये जो ऑपरेशन था बहुत बल्कि एंड कंज्यूम हाई पावर, लाइट एनर्जी बहुत लेता था। पहले के टीवी या पहले के जो भी मशीन जो वैक्यूम ट्यूब पर, वो एनर्जी बहुत लेती थी, हीट बहुत जनरेट करती, उनकी एनर्जी हीट में बहुत कन्वर्ट होती थी। हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता था अबाव 100। आजकल लैपटॉप या मोबाइल देखोगे या लैपटॉप देखोगे, टेक्नोलॉजी बदल गई है, माइक्रो लेवल पर आ गई। जब से सिलिकॉन की डिस्कवरी हुई है तो माइक्रो लेवल पे चली गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत ही मिनिमम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। दे हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी। तो चलो यार आगे बढ़े, आ जाओ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। In 1930, it was first realized that some solid-state semiconductor and their junction offer the possibility of controlling the number and direction of flow of charge carrier through them. So semiconductors are the basic material used in the solid electronic device like junction diode, that is a two electrode device, transistor, three electrode devices and integrated सर्किट। तो सेमीकंडक्टर ये कि सॉलिड स्टेट में, इसके थ्रू हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया सेमीकंडक्टर के थ्रू। बेसिकली सेमीकंडक्टर में हम लोग कार्बन भी यूज करते हैं, लेकिन सिलिकॉन तो बेस्ट है, जर्मेनियम। अगर बेहतरी की बात करें इन कंडक्टिंग करंट तो जर्मेनियम बहुत अच्छा है, बट इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, महंगा बहुत है, इतना अवेलेबल नहीं है उतनी क्वांटिटी में अर्थ में। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन यूज करते हैं। क्या इंपैक्ट पड़ा सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का? इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में चीजें एक तो बहुत माइक्रो हो गई, सीआरटी से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडीज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आजकल में मोबाइल टीवी देखते हैं, कंप्यूटर एलसीडी बेस पे आ गए, फिर एलईडी बेस पर आ गया अब तो, है ना। पहले ऐसे होते थे वैक्यूम ट्यूब टाइप टीवी होते थे। एनर्जी काफी हमने बचा ली, पहले पावर बहुत यूज होता था वैक्यूम ट्यूब बेस पर, अब पावर बहुत ही कम से कम हम लोग यूज करना पड़ रहा है। तो चीजें माइक्रो लेवल बहुत हो गई, एक तो मेन एडवांटेज तो यही, माइक्रो लेवल पे बहुत हो गया। ठीक है, तो यह इंपैक्ट पड़ा सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। तो हमें पता है वी हैव मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। वी कैन से लाइक वी हैव कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव values of electrical conductivity, that is sigma, or resistivity, that is reciprocal of sigma, the solids are broadly classified as high conductivity, conductor, insulator, semiconductor। तो कंडक्टर हम किसे कह सकते हैं, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करे या कंडक्टिविटी की वैल्यू यहां से यहां लाई करे,
10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8 साइमन पर मीटर। अगर इतनी कंडक्टिविटी है इस वैल्यू की, तो हम बोलेंगे उसे कंडक्टर। वो मेटल क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर, जब कंडक्टिविटी या कंडक्टर इतना हो -11 से -19 साइमन पर मीटर, या फिर रेजिस्टिविटी इतनी ही हो, मतलब यहां पे जो कंडक्टर रेजिस्टिविटी बहुत कम थी, लेकिन इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। मतलब अगर ये वैल्यू लाई कर रहा है अप्रॉक्स, तो हम उन मटेरियल क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। और इन्हीं दोनों के बीच में अगर वैल्यू लाई करें कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के, इन्हीं दोनों के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल को या ऐसे मैटर को हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर सेंसिटिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिव और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल एंड इंसुलेटर। मेटल या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, या मेटल और इंसुलेटर के बीच में अगर ये वैल्यू लाई कर रही, दैट इज व्हाट? 10 की पावर -5 से 10 की पावर 6 के बीच अगर उसकी रेजिस्टिविटी है, या कंडक्टिविटी 10 की पावर 5 से -6 साइमन पर मीटर उसकी कंडक्टिविटी है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर टॉपिक अब स्टार्ट हो गया, करेक्ट? तो सेमीकंडक्टर्स हैव ए मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल्स। मेटल के कंपेयर में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। वो तो हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना कि मेटल और इंसुलेटर के बीच में लटका हुआ है सेमीकंडक्टर। सवाल ये सर, सेमीकंडक्टर यानी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली कंडक्टर कम है। अरे भैया देखो, कंडक्टर है, बहुत बुरा करंट फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसुलेटर है, ये तो हम कह रहे हैं, और इसके बीच में हमने माना सेमी कंडक्टर। तो सर कंडक्टर ही तो बेहतर है, फिर तो हम सेमी कंडक्टर के पीछे क्यों पड़े? फिर तो कंडक्टर ही बेहतर है। ये तो मालूम पड़ रहा है ना कि यार कंडक्टर इज बेटर देन, सेमी कंडक्टर इज बेटर देन कंडक्टर, और कंडक्टर इज बेटर देन इन इन व्हाट सेंस? इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेंस में कंडक्टर बेहतर है, ऐसा नहीं है। तो कंडक्टर बेहतर है, मान रहे हैं कि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसकी कम, इस इंसुलेटर की तो बिल्कुल नहीं के बराबर। तो हम लोग सेमी कंडक्टर पीछे, तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है? तो क्या फायदा है सर सेमी कंडक्टर? हम लोग सेमी कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक अलग बात है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कहते हैं मतलब? यही तो हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, वर्ड नहीं, ये तो एक काम है, आगे और डिटेल में समझोगे। ये फोम तो मेरी पैंट से निकला था, चलो इसका डस्टर बन गया। Semiconductor have a temperature coefficient of resistivity, that is alpha, that is both negative and high. इसका एक मेन फंक्शन और है। सेमी कंडक्टर, इन जनरल कंडक्टर में क्या होता है, हीट देने से रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टर में? बढ़ता है। हीट देने पर जब हीट होगा रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस फ्रिक्शन होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट होता है वायर।
तो वायर हीट होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, हमें पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में अपोजिट, सेमीकंडक्टर में अपोजिट है, हीट बढ़ने से रेजिस्टिविटी उल्टा कम होती है। दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज रैपिडली विद टेम्परेचर व्हाइल दैट ऑफ मेटल इंक्रीज। ये प्रॉपर्टी है जो बाकी सबसे अलग करती है, जो कि हम कंडक्टर में कंफर्टेबल नहीं हो रहे, ये प्रॉपर्टी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है इसमें। इन जनरल कंडक्टर में बढ़ती, टेम्परेचर बढ़ेगा वायर देखो जलने लगेगा, बर्न हो जाएगा वायर, है ना, ऐसा होता है। तो सेमीकंडक्टर हैव कंसीडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी n ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या है आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसी पर काफी डिटेलिंग है। चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम देन मेटल, लोअर होती है डेंसिटी, लोअर होती है डेंसिटी चार्ज कैरियर, तभी तो कंडक्टर से कंडक्टिविटी इसकी कम होती है। खैर वो आगे समझोगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर करें तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी से कैटेगराइज किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, नहीं पढ़ने वाले बच्चे, अलग एक क्लासिफाई उस अलग तरीके से बता सकते हैं ऑन बेस ऑफ कैसी उनकी स्टडीज है। स्पोर्ट्स के लिए अलग हम फिर क्लासिफाई करेंगे, यार स्पोर्ट्स में ही अच्छा है, पढ़ाई में नहीं तो क्या होगा, तो इस तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर क्लासिफाई करें तो हम केमिकल कंपोजिशन पे, फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन अगर हम करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में? 4। उनकी वैलेंसी होती कितनी होती है? 4 होती है कि नहीं होती है? यानी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, आपस में बैलेंस करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना। ठीक है, क्या समझ में आया? इसके बाद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में पॉलीपेरोल, पॉलीथोफिन, ठीक है, ये आई थिंक आप लोग ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से रिलेटेड टॉपिक है। नीचे नोट लिखा, मोस्ट ऑफ द करेंटली अवेलेबल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर बेस्ड ऑन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, दैट इज व्हाट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये ज्यादा यूज करते हैं इनऑर्गेनिक बेस पे जो है। बाद में क्लासिफिकेशन किया है हमने सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। तो इसमें देखो आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बेसिक जो इस पर हम लोग को टॉपिक कवर करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दो टाइप के कंडक्टर ऑन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? जो करंट जिसके थ्रू फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स, नहीं क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, देखो द प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर उसमें मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें इंप्योरिटी लेस देन 1 पार्ट इन 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 सोचो कितना होगा, बिलियन से भी ऊपर, उसमें 1 पार्ट से भी कम इंप्योरिटी, बिल्कुल नहीं के बराबर इंप्योरिटी होती है, उसे बोलते हैं हम लोग
इम्प्योरिटी का मतलब, अगर हम बात कर रहे हैं फुल कंडक्टिविटी की, इसकी बात कर रहे हैं फुल कंडक्टिविटी, तो वहां पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी आ जाए। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाए? इंसुलेशन की, रोकने की प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी। बट इंट्रिंसिक के तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, so the semiconductor obtained by adding or doping the pure semiconductor, by adding or doping the pure semiconductor, मतलब ये प्योर हमारा सेमीकंडक्टर उसको हम लोग और उल्टा इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं with a small amount of certain specific impurity atoms having valency different from that of the host atom। जो एटम्स है ओरिजिनल, उसके होस्ट एटम जो उसमें है सेमीकंडक्टर में, तो उसमें कुछ ऐसी इंप्योरिटीज मिला रहे हैं जिसकी वैलेंसी, जिसके एटम्स की वैलेंसी अलग है, जिसके एटम्स की वैलेंसी अलग है, उससे मैच नहीं कर रहा है सेमीकंडक्टर की वैलेंसी। तो क्या होगा? इंप्योरिटीज मिलाएंगे। जब हम लोग इंप्योरिटीज मिलाएंगे तो फिर होल्स क्रिएट होंगे, होल्स क्रिएट होंगे तो फिर चार्ज कैरियर आगे बढ़ेगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो और अभी डिटेल में सीखोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, इन एन आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व। वी नो दैट कि किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, वहां पर उसकी वो एनर्जी होती है ना। ये तो हमने किया ही है इससे पहले वाले चैप्टर में, जहां पे हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। बट व्हेन द एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड दैट क्लोज टू ईच अदर, सो द आउटर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम वुड कम वेरी क्लोज और could even overlap, and this would make the nature of electron motion in a solid very different from that in an isolated form। भाई अभी दूर दूर एटम थे, इसका इलेक्ट्रॉन आउटर में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अब एटम क्लोज है, एटम क्या है? क्लोज है। तो इलेक्ट्रॉन जो इनके जो आउटर में और आउटर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी क्या आ गए? क्लोज आ गए। इतने क्लोज आ गए कि एक सॉलिड फॉर्म, ऐसे सॉलिड फॉर्म होते हैं, क्या कर लिया? एक सॉलिड फॉर्म कर लिया। ठीक है, वहां पर एक एनर्जी गैप, एक एनर्जी बैंड तैयार होता है। जैसे जैसे एटम्स क्लोज आते हैं तो पहले क्या होता है, पहली सिचुएशन में समझो कि एनर्जी एक पर्टिकुलर स्टेज में थी, लेकिन जैसे ही एटम क्लोज आएंगे ना, तो ये जो एनर्जी ना वेरी करेगी अलग अलग लेवल पे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एनर्जी क्या करने वेरी होने लगेगी। जब एटम्स क्या होंगे? क्लोज आएंगे। एनर्जी जो वेरी करेगी, एनर्जी जब वेरी करेगी अलग अलग लेवल पे, तो वो एक बैंड जैसा तैयार कर देते हैं, एक बेल्ट ऐसा बना देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड। अभी उसका एक ग्राफ भी है, तो उसमें और डिटेल में हम समझाते हैं आपको। तो देखो, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, इनसाइड द क्रिस्टल each electron has a unique position, each electron has its unique position, and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges। because of this each electron, तुम्हारे घर से फोन क्यों आ रहा है? So inside the crystal each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surrounding charges। because of this each electron will have a different energy level। हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग एनर्जी लेवल है। because of this
each electron will have a different energy level. This different energy level with continuous energy variation form what are called energy band. The energy band which includes the energy level of the valence electron is called the valence band. The energy band above the valence band is called conduction band. With no external energy, all the valence electron will reside in the valence band. If the lowest level in the conduction band happen to the lower level, then highest level of the valence band, the electron from the valence band can easily move into the conduction band. Normally, the conduction band is empty, but when it overlaps on the valence band, electron can move freely into it, and this is the case where with the metallic conductor. तो होता क्या है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के अपने अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है, अलग अलग क्या है एनर्जी लेवल है, ओके। लेकिन जब ये ज्यादा क्लोज आते हैं तो एनर्जी एक पॉइंट में आके इनकी एनर्जी वेरी करने लगेगी, यानी जो एनर्जी का लेवल इस पॉइंट में था ए पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रॉन का, तो क्या करेंगे जब क्लोज आते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एटम क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्लोज आएंगे, तो इनकी एनर्जी सिर्फ यहां तक इस पर्टिकुलर लेवल तक के लिमिट नहीं रहेगी, ये वेरी करेंगे, इस तरह वेरी करेंगे, यानी कि इतने बड़े लेवल पे कहीं पर भी इनकी एनर्जी हो सकती, कहीं पर भी इनकी एनर्जी पहले एक फिक्स पॉइंट पर थी, पहले फिक्स पॉइंट पर, लेकिन अब ये कहीं पर भी हो सकती है। तो धीरे धीरे जब और क्लोज आएंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी का एक गैप बन जाएगा, एक एनर्जी गैप बन जाएगा, एक आउटर और फिर एक नीचे कुछ होंगी एनर्जी, ऊपर वाले को हम लोग, ये गैप ऐसा बन जाएगा, मतलब यहां पर तो लाई नहीं करेगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पार्ट में लाई नहीं करेगी, या तो ऊपर या तो नीचे। और ये जो जहां पे गैप आ गया इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी गैप, ठीक है। अभी और जो नीचे वाला रहेगा उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। अब बीच में जो गैप जहां पर कोई भी एनर्जी लाइन नहीं कर रही, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाइन नहीं कर रही, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। तो वहां गैप बन गया है, तो यहां पर लाइन नहीं करेगी। अभी ग्राफ के थ्रू देखो और डिटेल में आपको समझाएंगे। देखो ये लिखा हुआ है, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड all remain bound and no free electron are available in the conduction band, and this makes the metal an insulator. But some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then these electrons will move into the conduction band. ठीक है, तो ये देखो, ये हम कह रहे थे आपको कि ये आपका जो ब्लू वाला पार्ट है ये वैलेंसी बैंड और ये वाला कंडक्शन बैंड। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी वैलेंसी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इतनी एनर्जी दे दी कि वो इसको जंप करके, ये जो बीच में गैप था खत्म, इसको वो जंप करके चला गया, जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया। तो कितनी एनर्जी हम दे दें कि जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जितनी एनर्जी तुम्हारी इसके लिए लग रही, इस स्लॉट के लिए जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइन नहीं कर रहा, लेकिन एनर्जी की वैल्यू तो है यहां पर, ये एनर्जी की वैल्यू है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां सबसे ज्यादा एनर्जी, यहां कम है, यहां पे कोई एनर्जी तो है, मतलब वैल्यू में तो है, बट कोई इलेक्ट्रॉन लाइन नहीं कर रहा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इंसुलेटर होगा, ये वाला पार्ट होगा वो कंडक्टर होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लाई करेंगे वो कंडक्टर कहलाएंगे, इतने क्लोज आ गए वो कंडक्टर कहलाएंगे, और यहां पे जो लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन वो इंसुलेटर कहलाएंगे। अगर इंसुलेटर को कंडक्टर तुम्हें बनाना है तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, इतनी कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाए और वो कंडक्टर बन जाए।
तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं ना कि इंसुलेटर है, क्यों इंसुलेटर है कि हम लोग उतनी एनर्जी उसे नहीं दे पाते, अगर उतनी एनर्जी से नहीं जा रहा है, वो नहीं दे पा रहे उतनी, तो कभी भी कंडक्शन नहीं, कंडक्टर नहीं बने, जैसे वुड कंडक्टर नहीं बन सकता, वो उतनी एनर्जी कैरी कर ही नहीं पाएगा कि जम करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। So but some of the electrons from valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then these electrons will move into the conduction band. At the same time, they will create vacant energy level in the valence band where the other valence electron can move. Thus, the process creates the possibility of conduction due to electron in the conduction band as well as due to vacancies in the valence band. तो यहां से जंप करके इधर गए तो यहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, जंप करके ऊपर गया, यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये होल को कोई भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके भरेगा, तो नीचे से आके ऊपर की तरफ जंप करेगा और इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करेगा। होल क्रिएट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी थी और इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, तो उसने अपनी जगह छोड़ी। हाँ, अगर जगह छोड़ी तो जगह कोई तो भरेगा, हाँ, उस गैप को बोलते हैं होल। देखो एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, यहां पे देखो सब शेल दिए हुए हैं, 1s2, 2s2, 3, 2p6, 3s2, 3p2 और बाइटल सब शेल। ये तुम्हारा वाई एक्सिस में एनर्जी है, बढ़ती जा रही है। ये है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, कि जैसे जैसे स्पेसिंग तुम कम करते जा रहे हो, अगर तुम डी से स्टार्ट करो, डी से, कि स्पेसिंग काफी ज्यादा है ना, यहां पे गैप ज्यादा है ना डी, तो डी से हम सी में आएंगे, सी से बी, से बी से ए में आएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर ध्यान से कि डी वाली पोजीशन में क्या था, देखो डी वाली पोजीशन में सबके सब शेल की अपनी एनर्जी थी, जो भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन से, एस 1s 2s 2p6 3s2 3p2, ये सब क्या है, सब शेल्स है ना, पता है कि नहीं पता है, ऑर्बिट के अपने सब शेल होते हैं, एसपीडीएफ, के बी, एल के बी, एम के बी, एन के, ठीक है ना। तो जब हम डिस्टेंस काफी दूर थे, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, स्पेस काफी दूर था, तो ये इसके पास अपनी एक स्टेबल एनर्जी थी, इसके पास अपनी एनर्जी थी। जैसे जैसे स्पेस हम कम करते गए, इस तरफ आते गए, पास आ रहे, आपस में क्या आ रहे, थोड़ा क्लोज हो रहा है, गैप क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। जब गैप क्लोज हो रहा है तो आप देखो यहां पर कि यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद इनकी जो एनर्जी है आपस में मिक्स होना शुरू हुआ, एक पॉइंट में आके मिक्स हुई, फिर बाद में देखो एक गैप बनना शुरू हो, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हायर पे चले गए, और जब पास आए सी से बी में, बी तक में तो, बी डिस्टेंस तक में तो देखो सी से बी में क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है 3s2 वाले की, ओके, और 3p2 की एनर्जी कम हो रही है, कहां से कहां तक में भाई, डी तक में तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी तो डी से सी आने का, लेकिन जब और क्लोज आए हैं तो क्या हो रहा है कि 3s2 वाले की एनर्जी बढ़ रही है और 3p2 की एनर्जी घट रही है। फिर लेकिन और जब हम क्लोज आए, जहां पर क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, क्रिस्टल पैटर्न बनने लगा, काफी क्लोज आ गए, काफी एटम्स को हम पास लेकर आ गए, एटम्स को काफी हम लोग पास लेकर आ गए, तो हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में चले गए, देखो, और कुछ लोअर में आ गए,
यहां पर देखो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सब इनर ऑर्बिट, ये 2 आउटर ऑर्बिट है। हलचल जो होगी आउटर ऑर्बिट में ही होगी ना, हलचल किसमें होगी? आउटर ऑर्बिट में ही होगी, ठीक है ना? तो ये जो गैप बना ना, ये जो गैप, ये बता रहे थे हम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। यहां पर कोई नहीं पसंद कर रहा है रहना, ये जो एनर्जी, ये जो है ना, ये गैप है एनर्जी के इस वाले जगह पर, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन रहना पसंद नहीं कर रहा, या तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा या फिर वैलेंसी बैंड, अब बीच में एक गैप बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, कि सिलिकॉन का पैटर्न दिया हुआ है ऑर्बिट का, तो यहां पर मेन है काम, या आउटर ऑर्बिट से एनर्जी यहां पे चेंज होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी गैप बताना। इफ द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ द सिलिकॉन एटम इज वेरी लार्ज, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हम लोग यहां पर है, डी पर है, तो देयर इज नो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, एटम्स का इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि दूर है, दो एटम दूर है। ईच एटम इन ईच क्रिस्टल बिहेव एज ए फ्री एटम। In the silicon crystal, there are two end electron completely filling two end possible 3s level, all which are of the same energy. There are 6 end possible 3p level, out of which only 2 end levels are filled, and all the filled 3p level have the same energy. When the interatomic space is less than d, that is greater than c, there is no visible splitting of energy level. अभी भी एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं हो रही है, लेकिन जब सी पर हम आएंगे तो द इंटरेक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट शेल electron, that is 3s2 and 3p2 of neighboring silicon atom become appreciable. As a result, the energy of electron corresponding to 3s and 3p level of each atom starts changing, and the splitting of these energy level commence, whereas there is no change in the energy level of electron in the inner shell. inner shell में कोई भी changes नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहां पर आ गए? सी पर आ गए। तो सी से हमने देखा कि स्प्लिटिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया। When the interatomic spacing R lies in between B and C, the energy of electron correspond to 3s and 3p level of each atom gets slightly changed. Instead of single 3s 3p level, we get a large number of closely packed level, that is 2n level, corresponding to the single 3s level and 6n level for a single 3p level of an isolated atom. So this spreading of energy corresponding to 3s and 3p level reduce the energy gap that existed between 3s and 3p level. यहां पर सी और बी के बीच में पहले जो गैप था दोनों एनर्जी के बीच में, दोनों के शेल के एनर्जी के बीच में, वो क्या हो गया? कम होता चला गया जब हम क्लोज लेकर आए एटम। कहां पर लाए? सी से बी के ऊपर लाए। अब जब और पास लेकर आए, when the inter-atomic spacing R become equal to the B but greater than A, मतलब A और B के बीच की बात है, the energy gap between 3s and 3p level completely disappear, and the 8 energy level are continuously distributed. So now it is not possible to distinguish between the electron belonging to 3s and 3p substance. अब कौन से 3p वाला ऊपर गया है या 3s वाला नीचे गया, ये अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यहां पर आके मिक्स हो गए।
जब एनर्जी दोनों के बराबर हो गई एक पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद, जब और क्लोज आए, जब वो अलग अलग होने लगे, तो यहां पर बताना मुश्किल रहेगा कि कौन से 3p के इलेक्ट्रॉन थे और कौन से 3s के इलेक्ट्रॉन थे. But we only can say that 4n level are filled and 4n levels are empty. And at absolute zero, the band of 4n filled energy level is separated from the band of 4n unfilled energy level by an energy gap called energy band gap, which is denoted by Eg. And the low completely filled band is called valence band. And the upper unfilled band is called conduction band. तो ये जो बैंड है जो कि अनफिल्ड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है? वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मतलब मैंने बता दी कि किस तरीके से आप वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी देकर. कितनी एनर्जी देके? हायर देन एनर्जी गैप ऑफ दिस बैंड. ठीक है, ये फिल्ड है, ये एम्प्टी है. फील्ड वालों क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस बैंड. और ये कंडक्शन, बीच में एनर्जी गैप. So valence band, in the energy band diagram of semiconductor, the valence band is a lower band belonging to valence electron of the given crystal, and this band may be partially or completely filled with electrons, but this band never empty. कभी खाली नहीं रहेगा. कौन सा वैलेंस? वैलेंस ही है ना, इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो घूम ही रहे. ठीक है. In this band, electrons are not capable of gaining energy from external electric field. Therefore, the electrons in this band do not contribute to electric. कि यहां इस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड नहीं है, या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड से गेन एनर्जी गेन नहीं करते. इसीलिए ये जो बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट वैलेंसी बैंड में नहीं करेंगे. उसको आप इंसुलेटर आप कहोगे, या तो आप इतनी एनर्जी दे दो कि वो किसमें जम कर जाए? कंडक्शन बैंड में. वहां पर फिर इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा. कंडक्शन बैंड मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के पास. कितनी एनर्जी होना चाहिए? इतनी एनर्जी. एनर्जी ना 0 1 2 3, तो इतनी एनर्जी अगर है किसी इलेक्ट्रॉन के पास तो वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसके ऊपर, अदरवाइज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. कंडक्शन बैंड. In the energy band diagram of semiconductor, the conduction band is upper band in which the electron are not present at 0 Kelvin. अगर 0 Kelvin है टेम्परेचर, वहां तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं. एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 300 K, 300 K तुम्हारा रूम टेम्परेचर होगा. So at room temperature, this band is either empty or partially filled with electron. रूम 0 में तो रहना ही नहीं है, 0 K में तो रहना ही नहीं. ठीक है. और रूम टेम्परेचर में जब बात करें अगर हम, तो एम्प्टी भी हो सकता है, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है. So in this band, electron can gain energy from external electric field and contribute to the electric
करंट. एनर्जी बैंड गैप energy band gap in the energy band diagram. Energy band gap is the separation between the highest energy level valence of valence band and the lowest energy level in conduction band. ठीक है ना. कह रहा है कहां से स्टार्ट होता है, वैलेंस एनर्जी का हाईएस्ट वाला, कंडक्शन एनर्जी का लोवेस्ट वाला. तो इसके बीच के जो गैप है एनर्जी गैप है. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड. ऐसे भी कह सकते हो कि वो एनर्जी जो वैलेंस से कहां पहुंचा दे, कंडक्शन में, तो उतनी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी गैप बैंड. ठीक है. एनर्जी गैप बैंड. ठीक है. डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी बेस पर अगर हम फाइंड करें कि मेटल्स और इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कहां पर है, तो कैसे डिफाइन करें, किसके बेस पर, यही एनर्जी बैंड की थ्योरी बेस पर. तो केस वन देखो, व्हेन द कंडक्शन band is partially filled and the valence band is partially empty, तो उसे हम कहेंगे मेटल्स. क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या है, पार्शियली. कंडक्शन पार्शियली फिल्ड है, वैलेंस पार्शियली खाली है. So when the valence band is partially empty, electrons from its lower level can move to a higher level, making conduction possible. Therefore, the resistance of such metal is low and the conductivity is high. That is why we call these are metals. Correct? भाई यहां पर कुछ कुछ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर पार्शियली एम्प्टी है. बहुत सारे हैं, क्या बोले, बहुत सारे हैं, और यहां पर थोड़े से हैं. कहां पर, कंडक्शन बैंड में. तो यहां पे चांस होता है अगर हम एनर्जी दे दें वैलेंस बैंड को, तो वो जंप करके इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाए. ठीक है, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इसीलिए यहां पर आप करंट का फ्लो होना पॉसिबल हो जाता है. नेक्स्ट केस 2, व्हेन द कंडक्शन बैंड ओवरलैप विद वैलेंस बैंड. अगर ओवरलैप हो गया, बीच में एनर्जी गैप ही नहीं है, बीच में एनर्जी गैप है ही नहीं, कंडक्शन और ये ओवरलैप हो गया. जब ओवरलैप हो जाएगा तो इस सिचुएशन पे भी वो मेटल ट्रीट होगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा. व्हेन देयर इज ओवरलैप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्ट. भाई कंडक्शन खाली था, वैलेंस भरा हुआ था, अब ओवरलैप हो गया, यानी कुछ खाली कुछ भरा हो गया. जहां पे कुछ खाली और कुछ भरे की सिचुएशन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करने लगेगा. जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फिर कंडक्टर हो जाता है. So this situation makes a large number of electrons available for electrical conduction. तुम लोग ऑपरेट कर लो. नेक्स्ट इंसुलेटर में देखो क्या कहानी होती है. In this case, as shown in the figure, a large band gap, that is energy gap, is much greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब एनर्जी गैप यार बहुत ज्यादा अगर है, कंडक्शन बहुत ही छोटा सा था, कंडक्शन गैप बहुत ही छोटा सा, और फिर यहां पे वैलेंस बैंड है. अब अगर तुम्हें कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है इलेक्ट्रॉन को, तो काफी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, काफी बड़ा जंप कराना पड़ेगा.
क्योंकि तुम्हें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग रहा है जंप कराने के लिए, करंट का फ्लो कराने के लिए। कह सकते हो भाई वैलेंसी से कंडक्शन में जाना मतलब करंट फ्लो हुआ ना। अब इतना तो हम कैसे दें, इसीलिए वो मटेरियल जहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो, इंसुलेटर जैसे ट्रीट होने लगते हैं। कैसे? इंसुलेटर, क्योंकि काफी बड़ा एनर्जी गैप है, जंप करके नहीं जा पा रहे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, तो उसी को इंसुलेटर कहेंगे हम उस सिचुएशन। सो नोट दैट द एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट, इसीलिए लकड़ी या प्लास्टिक, इसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा होता है बिटवीन कंडक्टर वैलेंसी गैप एंड कंडक्शन गैप। Note that energy gap is so large that the electron cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation. हीट करके इतना एक्साइट हम नहीं कर सकते। This is the case of insulator. For example, in case of diamond, the energy gap is 6 electron volt. So due to large energy gap, no electron is able to go from the valence band to the conduction band even if the electric field is applied. Hence, electrical conduction in these materials is impossible and they behave as insulator. तो हमें पता चला कि डायमंड क्या है, इंसुलेटर है ना, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है डायमंड में। अब देखो सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर सिचुएशन एनर्जी बैंड में कहां बैठेगी, क्या हम उसे कहेंगे सेमीकंडक्टर। सो दिस सिचुएशन शोन इन द फिगर, हियर अ फाइनाइट बट स्मॉल बैंड गैप दैट इज बिलो देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो इंसुलेटर बन जाएगा ना। अगर बिलो हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मतलब ओवरलैप भी नहीं, अगर ओवरलैप हो तो कंडक्टर बन जाता, ओवरलैप भी नहीं है, अब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, अगर ओवरलैप है तो कंडक्टर बन जाएगा। एनर्जी गैप चाहिए ही नहीं, एनर्जी नहीं चाहिए, हम तो इसी करंट को फ्लो करा देंगे, दो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ओवरलैप है। और बहुत ज्यादा गैप है तो इंसुलेटर हो जाएगा, कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा। यहां पर एक मॉडरेट है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम कम एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। At room temperature, some electron from valence band can acquire enough energy to cross energy gap and enter the conduction band. These electrons, though small in numbers, can move in the conduction band. Hence, the resistance of semiconductor is not high as that of the insulator. For example, the energy gap for germanium is 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 चाहिए सिर्फ जर्मेनियम में करंट फ्लो कराने के लिए। फॉर सिलिकॉन इट इज 1.1। तो यार जर्मेनियम तो बहुत अच्छा हुआ ना, लेकिन हम लोग सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक रीजन की वजह, इकोनॉमिकल कॉस्ट की वजह से, कि काफी पाया जाता है, जर्मेनियम थोड़ा रेयर है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर electrons are not able to cross even this small energy gap, hence the conduction band remain totally। लेकिन हाँ 0 केल्विन पे अगर हम बात करें, 0 केल्विन मतलब क्या, रूम टेम्परेचर नहीं, रूम तो 300 केल्विन हो जाएगा, तो 0 मतलब काफी कोल्ड हो गया ना। 0 डिग्री सेल्सियस 273 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 में तो 0 डिग्री सेल्सियस यूज होगा, तो 0 केल्विन तो काफी कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। Therefore, the semiconductor at 0 Kelvin behave as a -273। तो कहा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा था कि अगर 0 केल्विन पे आप चेक करोगे
सिलिकॉन को या सेमी कंडक्टर, तो कंडक्टर बिहेव नहीं करेगा, वो इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि एनर्जी उसमें मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना। तो ये देखो वापस वही एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें समझाने के लिए, समझने के लिए कि किस तरीके से हम पास आते गए और फिर जो स्टेबल एनर्जी थी वो धीरे धीरे फिर एक अलग अलग वेरी करती गई। पहले तो इतनी मांग रहा था, लेकिन एक पॉइंट में आके वेरी कर गई, जिसकी जितनी जो उसका नेचर है। ठीक है ना, वो वैसे बता नहीं सकते हो आप कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ऊपर कौन सा नीचे। तो इस तरह वेरी करेगा आके इधर मिक्स हो गया, फिर वापस आके और पास लाओगे तो और वेरी करता चला जाएगा। ठीक है, बाद में गैप बनाता जाएगा, इस गैप में कोई भी लाई करना पसंद नहीं करेगा, कुछ कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे, तो जो ऊपर एनर्जी चली गई उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और नीचे वाले को वैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखो और भी है आज समझाने के लिए, खत्म ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे।